हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम BNS 2023 का फोर्थ यूनिट का 21 नंबर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम 2 क्वेश्चन लेके आए हैं फोर्थ यूनिट के, फिर उसके बाद फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम कल फिफ्थ यूनिट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आइए शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान भाषा में। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, फिर उसके बाद आप सीरीज़ को पढ़ेंगे, तो आपको हर चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। चलो आइए शुरू करते हैं। आपराधिक न्यास भंग के अपराध को परिभाषित कीजिए तथा समझाइए एवं संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग के अपराध से इसका अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जीवन में अनेक व्यवहार विश्वास पर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मतलब जीवन के अंदर जो भी अपने व्यवहार करते हैं, जो भी रिश्ते बनाते हैं, जो भी आदान प्रदान करते हैं, वो सब विश्वास के ऊपर होता है। ठीक है, विश्वास ही न्यास का सृजन होता है। ठीक है, विश्वास के ऊपर ही अपन कोई चीज़ का लेन देन करते हैं। ठीक है, रिश्तों को रखते हैं, तो विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ होता है। ठीक है, जब विश्वास टूट जाता है तो न्यास भंग भी हो जाता है। ठीक है, न्यास भंग क्या होता है? देखिए, न्यास को वैसे तो बोलते हैं ट्रस्टी, जो ट्रस्ट होते हैं ना, ट्रस्टी। अब ट्रस्टी कौन होते हैं? ट्रस्टी वो होते हैं जो किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं तथा उस चीज़ को प्रबंधित करते हैं, वो होते हैं ट्रस्टी, न्यास। ठीक है, तो ये बोला गया है कि जब विश्वास टूट जाता है ना, तो फिर जो न्यास भी भंग हो जाता है। मतलब जो ट्रस्टी है वो अपना जो काम है उस तरीके से सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जो मैनेजमेंट उनके पावर में होती है, तो मैनेजमेंट को ढंग से नहीं कर पाते हैं। ठीक है, न्यास भी भंग हो जाता है और वह अपराध का रूप ले लेता है। ठीक है, जब विश्वास ही टूट जाता है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे वो अपराध का रूप ले लेता है वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसे विधिक भाषा में आपराधिक न्यास भंग कहा जाता है। ठीक है, अब आपराधिक न्यास भंग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। देखो, ट्रस्ट आ गया ना, विश्वास, ब्रीच एंड टूटना, क्रिमिनल एंड द आपराधिक। ठीक है, जो विश्वास होता है उसको वो टूट जाता है, वो ब्रीच हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं आपराधिक न्यास भंग। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ के भी समझ सकते हो भाई ये आपराधिक न्यास भंग क्या होता है। ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऐसी परिभाषा देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316, ठीक है, की उपधारा 1 में आपराधिक न्यास भंग की परिभाषा दी गई है। ठीक है, जो कोई संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार, अख्तियार मतलब क्या होता है? कब्जा करना। ठीक है, उसको उस पर अपना कंट्रोल रखना, उसको बोलते हैं अख्तियार। अख्तियार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग कर लेता है। ठीक है, अब न्यस्त क्या हो गया? न्यस्त मतलब हो गया किसी बंदे ने उसके ऊपर विश्वास करके उसको अपनी संपत्ति दे दी। ठीक है, उसको बोलते हैं न्यस्त। ठीक है, लेकिन उस बंदे ने उसका क्या करा? उस विश्वास को तोड़कर और उस संपत्ति का दुरुपयोग करा। ठीक है, उस संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेता है। संपरिवर्तित क्या होता है? उसको बदल लेता है, उसको रूपांतरित कर देता है, उसका जो ढांचा था उसको परिवर्तित कर देता है। ठीक है, उसको बोलते हैं संपरिवर्तित कर लेता है। या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाता है, किया जाना है। ठीक है, ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है मतलब उसको विश्वास के आधार पे उस काम को किया जाना था, उसको विहित करने वाली विधि के, उसको विहित मतलब उसको लागू करने वाली विधि के किसी निर्देश या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्ति या विवेक्षित वेद संविदा का अतिक्रमण। ये देखिए, संविदा का अतिक्रमण मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट को वो तोड़ रहा है, उसका अतिक्रमण कर रहा है, उसका दुरुपयोग कर रहा है, उसकी जो संपत्ति थी उसको रूपांतरित कर रहा है। ठीक है, अपने फायदे के लिए। ठीक है, अतिक्रमण करके बेईमानी से, देखिए बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग और व्ययन करता है। ठीक है, बेईमानी पूर्वक उस संपत्ति का उपयोग कर रहा है और उस संपत्ति को खर्च कर रहा है, व्ययन कर रहा है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा सहन करता है, वह आपराधिक न्यास भंग करता है।
ठीक है, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब सरलतम भाषा में देख लेते हैं। किसी न्यस्त संपत्ति का बेईमानी, किसी न्यस्त मतलब किसी न्यस्त मतलब होता है किसी के विश्वास के ऊपर किसी कोई चीज़ देना। ठीक है, न्यस्त संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग करना, ठीक है, दुरुपयोग करना या वो उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित कर लेना। ठीक है, मतलब उसको अपने फायदे के लिए उसको मॉडिफाई कर देता है। ठीक है, या किसी वेद संविदा का अतिक्रमण कर देता है। ठीक है, अतिक्रमण कर लिया मतलब उनके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रीच हो गया ना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया। ठीक है, अतिक्रमण कर लेता है। बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग और व्ययन करना ही आपराधिक न्यास भंग कहलाता है। ठीक है जी, देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। क्या है, भंडारगारिक है। अब भंडारगारिक क्या होता है, तो भंडार कक्ष होता है ना, उस भंडार कक्ष का जो अध्यक्ष होता है उसको बोलते हैं भंडारगारिक। मतलब इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, जो वेयर हाउस का मालिक होता है ना, वेयर हाउस का जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं भंडारगारिक। ठीक है, कै वेयर हाउस का मालिक है। ख यात्रा को जाते हुए अपना फर्नीचर कै के पास इस संविदा के अधीन न्यस्त कर जाता है कि वह भंडार करके कमरे के लिए ठहराई गई राशि के दे दिए जाने पर लौटा दिया जाएगा। ठीक है भाई, जो वहाँ पे ख आता है वो ख बोलता है कि जो आपका भंडार घर का जो कमरा है ना, उसमें जो ठहराई गई राशि है ना, उसको दिए जाने के बाद यह लौटा दिया जाएगा। क्या उस माल को बेईमानी से बेच देता है, तो कै ने यहाँ पे आपराधिक न्यास भंग करा है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलो आगे देखते हैं इसको। ठीक है, ये देखिए, इसी प्रकार यदि किसी भागीदार को किसी विशेष संविदा के अधीन कोई संपत्ति न्यस्त की जाती है। ठीक है, यदि किसी भागीदार मतलब क्या होता है, जो सहयोगी होता है, जो साझेदार होता है, जो पार्टनरशिप वाला होता है, उसको बोलते हैं भागीदार। ठीक है, तो यदि किसी भागीदार को विशेष संविदा के अधीन, मतलब कोई संविदा को विशेष कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनके बीच में, ठीक है, उसके अधीन उसको कोई संपत्ति दी जाती है, तो वह ऐसी संपत्ति को वैश्वासिक हैसियत से धारण करता है। वैश्वासी मतलब होता है विश्वास के आधार पर उसको धारण कर लेता है। ठीक है, अब यदि ऐसा व्यक्ति उस संपत्ति का किसी प्रकार से आपराधिक दुरुपयोग करेगा, दुर्विनियोग करता है, तो आपराधिक न्यास भंग का दोषी माना जाएगा। ये मुकदमा है अनिल सरल बनाम स्टेट ऑफ बिहार का। ठीक है, इसको अपन एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। देखिए, क्या एक राजस्व अधिकारी है। ठीक है, उसके पास कुछ लोक धन न्यस्त किया जाता है। ठीक है, जो क्या है, मान लीजिए वो एक अकाउंटेंट है। ठीक है, और उसके पास कुछ जो गवर्नमेंट का जो धन होता है, जो जुर्माने वगैरह होते हैं, वो उसके पास आ गए। ठीक है, फिर क्या इस लोक धन को विधि निर्देशानुसार सरकार के साथ संविदा के अधीन एक निश्चित खजाने के में जमा कराने के लिए आबद्ध है। ठीक है, जो क्या है वो अकाउंटेंट है, उसके पास गवर्नमेंट का धन रखा हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी यह बनती है कि वह उस धन को गवर्नमेंट के खाते में, राजस्व खाते में उसको जमा कराए। ठीक है, उस जुर्माने को। ठीक है, लेकिन क्या करता है, क्या उस धन को बेईमानी से अपने काम में ले लेता है। लेकिन जो अकाउंटेंट है, जो उसको धन को अपने काम में ले लेता है, तो वह आपराधिक न्यास भंग का दोषी पाया जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, अब देखते हैं। देखिए, इसी प्रकार संक्षिप्त में सौंपे हुए धन या संपत्ति का दुर्विनियोग करना आपराधिक न्यास भंग होता है। इसे अमानत में खयानत भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये अमानत में खयानत क्या होता है। देखो, विश्वास के साथ किसी चीज़ को उपयोग करना, नुकसान पहुंचाना, उसे उसे से हानि होना, या उस काम को करने में, उस वस्तु को लौटाने में विफल होना, इसको बोलते हैं अमानत में खयानत करना। अब देखिए, इसके आवश्यक तत्व होते हैं आपराधिक न्यास भंग के। पहला दिया संपत्ति न्यास भंग किया जाना। देखिए, आपराधिक न्यास भंग का पहला तत्व होता है किसी संपत्ति का न्यस्त किया जाना। मतलब सबसे पहला तत्व क्या हो गया, किसी संपत्ति को किसी व्यक्ति को विश्वास के ऊपर उसको देना। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई। पहली बात तो यह उनके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। पहला आवश्यक तत्व क्या होगा, उनके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ठीक है, जसवंत लाल के मामले में न्यस्त का अर्थ स्पष्ट किया गया। इसके अनुसार संपत्ति का न्यस्त होना तब कहा जाता है जबकि एक व्यक्ति दूसरे को अपनी संपत्ति का प्रदान इसलिए करता है कि वह उसे अपनी रक्षा में रखे और उसका प्रबंधन करे। ठीक है, समझ में आ गई बात। भाई, विश्वास है उसको उसी बंदे पे, तभी तो वो उसको अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, और वो इसलिए दे रहा है कि भाई उस प्रॉपर्टी को वो अपनी अभिरक्षा, मतलब अपने अपने क्षेत्राधिकार में रखे और प्रबंधन करे और उसका मेंटेनेंस करे, उसको मेंटेन करे।
ठीक है, इसलिए उसने उसको प्रॉपर्टी दे दी। ऐसा वैश्वासिक संबंधों के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, ऐसा कभी किया जाता है जब उनके बीच में विश्वास होता है, उनमें घनिष्ठ विश्वास होता है, तब ऐसा काम किया जाता है। जब ऐसी संपत्ति का दुर्विनियोग किया जाता है, दुर्विनियोग मतलब क्या होता है? दुर्विनियोग मतलब होता है दुरुपयोग करना, तो वह आपराधिक न्यास भंग के आपराधिक न्यास भंग कहलाता है, क्योंकि इसमें संपत्ति को न्यास के रूप में परिदत्त किया जाता है या कब्जा सौंपा जाता है। सीए नारायण बनाम स्टेट के मामले में उदाहरण से देखते हैं। एक पुलिस उपनिरीक्षक अन्वेषण के दौरान कोई संपत्ति अभिप्राप्त करता है। ठीक है, अब पुलिस उपनिरीक्षक क्या होता है? जब मान लो पुलिस उपनिरीक्षक तो ऐसा ही होता है, या मान लीजिए ऐसा ही हो गया या ऐसा ही हो गया। ठीक है, वो कोई खोजबीन कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कोई चीज़ का। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई चीज़ प्राप्त होती है, कोई 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 संपत्ति, कोई आइटम कोई उसको प्राप्त होता है। ठीक है, वह उसे एक न्यास के रूप में धारण कर लेता है। ठीक है, वह उस चीज़ को न्यास के रूप में धारण कर लेता है, मतलब उसको भाई उसको विश्वास के आधार पर वो धारण कर लेता है कि भाई मैं इसको मालखाने वगैरह में जमा करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि वह उसे न्यस्त की गई, वह क्योंकि वह उसे न्यस्त की गई, क्योंकि उसका अधिकार है, उसको विश्वास है भाई, उसके जो साथी लोगों को विश्वास है कि भाई ये अधिकारी है अपना, और ये इस चीज़ को अपने पास रखेगा और ये उसको जुर्माने या माल खाने वगैरह में जमा करा देगा। ठीक है, हो गया। अब यदि वह उस संपत्ति को नहीं लौटाता है तो वह आपराधिक न्याय भंग का दोषी माना जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कोई आईओ है। ठीक है, वो मौके एक वारदात पे गया, घटना स्थल पे गया, उसको वहाँ पे एक सोने का झुमका मिल गया। ठीक है, उसने उठा के उसको अपने जेब में डाल लिया, फिर अपने सबूतों में रख लिया। ठीक है, तो सभी लोगों को विश्वास है कि भाई ये अधिकारी है, ये आईओ है, या भाई इसको माल खाने में जमा करा देगा। लेकिन क्या करता है वो, उस जो झुमका मिला है उसको वो माल खाने में जमा नहीं कराता है। तो फिर वहाँ पे जो झुमका है ना, उसको जमा नहीं कराने के कारण जो वो आईओ होता है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वह क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का दोषी माना जाएगा। स्टेट बनाम बाबूराम। शब्द न्यस्त किए जाने में मुख्य रूप से दो बातें होती हैं। पहली, वैश्वासिक संबंधों का सर्जन होना। ठीक है, पहली बात क्या हुई, उनके बीच में वैश्वासिक संबंध होना चाहिए, उनके बीच में विश्वास होना चाहिए। वैश्वासिक कर्तव्य अधिरोपित किया जाना। दूसरा क्या होना चाहिए, वैश्वासिक कर्तव्य मतलब उसकी ड्यूटी भी होनी चाहिए, उसका ऑब्लिगेशन होना चाहिए कि भाई मेरे को ये काम करना होगा। फिर वो अपने कर्तव्य को डिसोबे कर देता है, ठीक है, उसको ब्रीच कर देता है, फिर वो अपराधी न्याय भंग का दोषी माना जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, भागीदारी फर्म के भागीदारों को न्यस्त की जाने वाली संपत्ति वैश्वासिक संबंधों पर आधारित होती है। ठीक है, यदि किसी भागीदार द्वारा विश्वास भंग कर संपत्ति का दुरुपयोग किया जाता है तो आपराधिक न्याय भंग का दोषी होता है। आगे बात समझ में, विश्वास भंग का, देखो भागीदार विश्वास भंग का दोषी होगा तो अपराधी उसका दोषी माना जाएगा। देवव्रत बनाम एस के घोष। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह निकलता है कि आपराधिक न्याय भंग के गठन के लिए संपत्ति का न्यस्त किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, इंटरेस्ट किया जाना आवश्यक होता है। यदि किसी व्यक्ति को संपत्ति नष्ट नहीं की जाकर अन्यथा या पड़ी मिलती है तो वह आपराधिक न्याय भंग का दोषी खारिज नहीं होगा। ठीक है, मतलब उसको किसी को मिल जाती है ना संपत्ति, पड़ी मिल जाती है और वो उसका ऊपर अधिकार कर लेता है, अधिग्रहण कर लेता है, तो फिर वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस नहीं कर सकता। ठीक है, अब दूसरा तत्व क्या होता है, दुर्विनियोग किया जाना। पहला तो क्या हो गया, विश्वास किया जाना। दूसरा क्या हो गया, उसका दुरुपयोग करा जाना। ठीक है, आपराधिक न्याय भंग का दूसरा तत्व है बेईमानी से दुर्विनियोग किया जाना। मतलब बेईमानी दुर्विनियोग मतलब क्या होता है, दुरुपयोग किया जाना। सीए नारायण बनाम स्टेट के मामले में संपत्ति के बेईमानी से दुर्विनियोग को आपराधिक न्याय भंग के रूप में माना जाता है। ठीक है, जेस्ट ऑफ द ऑफेंस। वस्तुतः न्यस्त संपत्ति के संबंध में आपराधिक न्याय भंग के अपराध का गठन तब नहीं होता है जब तक कि अभियुक्त द्वारा न्यस्त संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग नहीं कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब नहीं होगा, जब बेईमानी से संपत्ति का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। दूसरा, उसे अपने उपयोग में संपरिवर्तित नहीं किया जाएगा। तीसरा, किसी वेद संविदा का अतिक्रमण बेईमानी पूर्वक नहीं किया जाएगा। तब अपन आपराधिक न्याय भंग का केस या मुकदमा उस पर नहीं लगा सकते। आपराधिक न्याय भंग को लगाने के लिए सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग किया जाना चाहिए। दूसरा, उसका संपरिवर्तित किया जाना चाहिए। तीसरा, वेद संविदा का अतिक्रमण किया जाना चाहिए।
इस संबंध में कैलाश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार का एक मामला है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया, जहां बैंक के कैशियर को बैंक ड्राफ्ट बनाने के लिए कोई धनराशि दी गई थी, ठीक है, वह धनराशि बैंक के काउंटर से चोरी चली जाती है, ठीक है। वहाँ कैशियर को उस संपत्ति के आपराधिक न्याय भंग के लिए तब तक दोषी नहीं माना जा सकता जब तक साबित नहीं कर दिया जाता कि उसके द्वारा उस धनराशि का बेईमानी से दुरुपयोग किया गया था, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है कैलाश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मुकदमे में उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि अगर कोई कैशियर होता है, अगर उसके काउंटर से कोई धनराशि चोरी हो जाती है तो आप उसको तब तक आपराधिक न्याय भंग का दोषी नहीं मान सकते जब तक कि उसके द्वारा उस धनराशि का दुरुपयोग बेईमानी पूर्वक नहीं किया गया हो, ठीक है। चंदेया बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के मामले में अपराध न्यास भंग के लिए अभियुक्त का कपटपूर्ण एवं बेईमानी पूर्वक होना आवश्यक है। सरदार सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा के मामले में अपराधी न्यास भंग का अपराध कारित नहीं होता है यदि अन्य संपत्ति का बेईमानी से दुरुपयोग नहीं किया जाता है, उसे अपने स्व के उपयोग में नहीं लाया जाता है, ठीक है। तो सरदार सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा एक अपवाद हो गया। इसमें बोला गया है अगर किसी अभियुक्त के द्वारा न्याय संपत्ति का बेईमानी दुरुपयोग नहीं किया गया है या अपने स्व के उपयोग के लिए नहीं किया गया है तो आप उसको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस नहीं लगा सकते। केशव चंद्र बनाम नित्यानंद के मामले में एक मुद्रक को परिवादी द्वारा अपने कैटलॉग में मुद्रित करते हेतु कुछ ब्लॉक दिए गए थे, लेकिन उस मुद्रक ने उनका उपयोग एक अन्य प्रतियोगी फर्म के कैटलॉग के लिए कर दिया। इसे अपराधी न्याय भंग का दोषी माना गया है, ठीक है। अब ये थर्ड देखें, थर्ड तत्व क्या होता है, किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा कहना सहन करना, ठीक है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसी घटना का घटित होना या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा ऐसा सहन किया जाना। आपराधिक न्याय भंग तीसरा आवश्यक तत्व होता है संपत्ति के आपराधिक दुरुपयोग के किसी अन्य व्यक्ति कृत्य को जानबूझकर सहन करना, ठीक है। ये इसका तीसरा तत्व होता है। मतलब किसी, मान लो कै ने कुछ आपराधिक न्याय भंग कराया तो खै उसको आपराधिक उसको सहन करेगा, ठीक है, उस कृत्य को जानबूझकर सहन करेगा। शब्द जानबूझकर से अभिप्राय है किसी कार्य का विमर्शित रूप से सांस से किया जाना। विमर्श मतलब क्या होता है, किसी कार्य को आलोचनात्मक रूप से जज किया जाना, ठीक है, आलोचनात्मक रूप से उसका निर्वचन किया जाना, ठीक है। अब किसी दुर्घटना या अनवधानता के कारण नहीं। अब अनवधानता क्या होती है, अनवधानता होती है मतलब लापरवाही के कारण, ठीक है। तो जानबूझकर से अभिप्राय क्या हो गया, किसी कार्य को जानबूझकर स अर्थ मतलब उनके इंटेंशन के साथ उस काम को किया जाना। यदि कोई कार्य दुर्घटना पूर्वक हो रहा है या लापरवाही से हो रहा है तो वह आप इसके कारण नहीं होंगे। देखिए, आपराधिक न्याय भंग एवं आपराधिक दुर्विनियोग में अंतर क्या है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। आपराधिक न्याय भंग का अपराध चल और अचल दोनों प्रकार के आपराधिक दुर्विनियोग के बारे में कारित किया जा सकता है, ठीक है। जो आपराधिक न्याय भंग होता है, जो आपराधिक न्याय भंग का जो अपराध होता है वह चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों प्रकार के अपराधों के लिए उन दोनों का दुरुपयोग किया जाना आपराधिक न्याय भंग में किया जा सकता है। जबकि जो आपराधिक दुर्विनियोग है का अपराध केवल चल संपत्ति के बारे में ही किया जा सकता है, ठीक है। देखो, आपराधिक न्याय भंग तो चल और अचल संपत्ति दोनों में लागू होता है, जबकि आपराधिक दुर्विनियोग ओनली चल संपत्ति में लागू होता है। दूसरा, आपराधिक न्याय भंग में संपत्ति का कब्जा विधिपूर्ण तरीके से न्यस्त किया जाता है, ठीक है। जो आपराधिक न्याय भंग होता है उसमें जो संपत्ति कब्जा होता है वो पूरा विधिपूर्ण तरीके से वैश्वासिक तरीके से न्यायसम्मत किया जाता है। जबकि जो आपराधिक दुर्विनियोग में संपत्ति कब्जा कैसे भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आपराधिक न्याय भंग के लिए तो जरूरी है कि भाई वो विश्वास में उस संपत्ति को कब्जा करेगा विधिपूर्ण तरीके से, लेकिन जो आपराधिक दुर्विनियोग है उसमें कोई जरूरी नहीं है, वो कब्जा कैसे भी कर सकता है संपत्ति पे। तीसरा तत्व क्या हो गया, आपराधिक न्याय भंग में पक्षकारों के बीच संविदाजन्य संबंध होते हैं, ठीक है। जो आपराधिक न्याय भंग होता है उसमें जो पक्षकार होते हैं उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, संविदा होती है। मतलब विश्वास के ऊपर जो वो काम करते हैं तो संविदा के अंतर्गत आती है, वो विधिपूर्ण होती है। जबकि जो आपराधिक दुर्विनियोग में ऐसा संबंध नहीं होता है। तो दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस यूनिट का जो लास्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट है वो से इम्पोर्टेंट है, वो 22 नंबर का है, ठीक है। तो चलो आइए इसको भी शुरू कर लेते हैं। छल के अपराध एवं
समालोचनात्मक निबंध लिखिए। ठीक है, छल के बारे में। छल की परिभाषा दीजिए और इसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं वो बताइए। ठीक है। छल संपत्ति संबंधी अपराधों में एक जाना पहचाना अपराध होता है। ठीक है, संपत्ति संबंध अपराधों में जो जो छल किया जाता है ना, उस संपत्ति से रिलेटेड अपराधों में किया जाता है। दैनिक समय व्यवहार में सामान्यतः यह अपराध कार्य तो होता ही रहता है। ठीक है, जो दैनिक जो व्यवहार होता है अपना, दैनिक जो समय व्यवहार होता रहता है, उसमें जो छल होता है वो रोजाना ही लगभग लगभग हर जगह होता ही रहता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 318 की उपधारा 1 में इसकी परिभाषा एवं आगामी धाराओं में इसके गंभीर स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, छल की परिभाषा होती है वो BNS 2023 की धारा 318 की उपधारा 1 में दी गई है। चलो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना प्रवंचना क्या होती है दोस्तों? प्रवंचना होती है धोखा देना। ठीक है, धोखे के द्वारा प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, मतलब धोखा दिया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। मतलब कपटपूर्वक और बेईमानी से उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को, कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रेरित कर दे। ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को वो संपत्ति दे दे। मान लो क्या है, जो बेईमानी पूर्वक ख को उत्प्रेरित करता है प्रवंचना रहित। ठीक है, प्रवंचना के साथ। ठीक है, वो बोलता है कि भाई खैर आप है ना जो क्या को प्रॉपर्टी दे दो, व्यक्ति को प्रेरित कर दे या सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रखे या शास्य उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता हो तो न करता। ठीक है, अगर ख के द्वारा ख को प्रवंचित नहीं किया जाता ना, तो ख अपनी संपत्ति ग को कभी नहीं देता। ठीक है, तो बोला है होता तो न करता, न करने का लोभ करता। जिस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक ख्याति, ठीक है, ध्यान से देखना, जिस कार्य को करने से उस व्यक्ति को शारीरिक मानसिक ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होनी संभाव्य है, संभाव्य मतलब संभावित है, वह छल करता है और वह छल कहा जाता है। मतलब क्या हो गया, देखिए ध्यान से सुनिए। कै के द्वारा ख को बेईमानी पूर्वक और प्रवंचना के साथ उकसाया जाता है कि भाई तुम जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है इसको तुम आधे दामों में ग को बेच दो, नहीं तो बाद में तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं सेल होगी। तो उसकी वजह से जो ख है वो उत्प्रेरित हो जाता है और जो ग को अपनी संपत्ति आधे दामों में बेच देता है, जबकि उसकी संपत्ति के जो प्राइस थे वो डबल तिबल हो रहे थे। ठीक है, तो जो कै है उसने बेईमानी पूर्वक ख को छल में फंसा के और उसकी जो संपत्ति थी वह ग को दिला दी। ठीक है, तो यहाँ पे छल कारित हो गया। सरल भाषा में कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति से प्रवंचना धोखा कर उसे कपट पूर्वक या बेईमानी से इस बात के लिए उत्प्रेरित करना कि वह कोई संपत्ति प्रेरित कर दे या वह कोई ऐसा कार्य कर दे या करे या न करे जिससे उसके शारीरिक मानसिक या ख्याति संबंधी सांपत्तिक नुकसान अपकारित हो या कारित होने संभाव्य हो, तो वह छल कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब उदाहरण से देख लेते हैं। कै सिविल सेवा में होने का मिथ्या व्यपदेशन करके ख से प्रवंचना करता है। ठीक है, जो कै है वो ख के साथ कोई व्यवहार करता है, वो उसको ये प्रश्न करता है कि भाई मैं सिविल सेवा में हूँ और मैं ये काम करना चाहता हूँ, और इस प्रकार बेईमानी से ख को प्रेरित करता है कि वह उसे उधार माल ले लेने दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है। तो कै ख के साथ छल करता है। ठीक है, इसी प्रकार कै ख को किसी वस्तु का नकली नमूना दिखाकर ख से सांस से प्रवंचना करके उससे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु उस नमूने के अनुरूप है और तद द्वारा उस वस्तु को खरीदने और उसका मूल्य चुकाने के लिए ख को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। कै ख के साथ छल करता है। ठीक है, आगे बात समझ में। एक और देखते हैं। कै ऐसे नगों को जिनको वह जानता है कि वे हीरे नहीं है। ठीक है, कै ऐसे नगीने क्या कुछ क्या जानता है ये हीरे नगीने नहीं है। ठीक है, हीरो के रूप में गिरवी रख देता है, फिर भी उन हीरो को उन नगों को हीरे के रूप में ख के पास गिरवी रख देता है और ख के द्वारा ख के पास से प्रवंचना सहित धन उधार ले लेता है देने के लिए ख को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। तो यहाँ पे क्या है वो छल का दोषी कारित होगा। ठीक है,
इसको केस से देखते हैं। रामनारायण पोपली बनाम सीबीआई के मामले में उच्चतम न्यायालय में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को प्रवंचना करके, ठीक है, उसे कपटपूर्वक या बेईमानी से इस बात के लिए उत्प्रेरित करना कि वह किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति प्रेरित कर दे या इस बात की सहमति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को अपने पास रखे, वह छल कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। छल केवल संपत्ति या ख्याति के संबंध में ही नहीं होता है, अपितु शारीरिक एवं मानसिक हानिकारक करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, जो छल होता है वह धन के संबंधी, ख्याति संबंधी, संपत्ति संबंधी नहीं होता, जबकि ये मानसिक और शारीरिक रूप से भी हो सकता है। उदाहरण के लिए एक वेश्या किसी व्यक्ति को विश्वास दिलाते हुए कि उसे कोई रोग नहीं है और अपने साथ लैंगिक संभोग करने के लिए उत्प्रेरित करती है, और ऐसे लैंगिक संभोग से उस व्यक्ति को सिफिलिस नामक रोग हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर उस वेश्या के द्वारा उस व्यक्ति के साथ क्या किया गया था? छल किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं छल करने के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। पहला होता है किसी व्यक्ति से प्रवंचना करना। पहला तत्व क्या हो गया? उस व्यक्ति के साथ धोखा करना। ठीक है, देखो छल का पहला आवश्यक तत्व होता है किसी व्यक्ति से प्रवंचना करना। ठीक है, दूसरे शब्दों में यह कहा जाता है कि इस छल में किसी व्यक्ति को जानबूझकर धोखा देने का आशय होना आवश्यक है। ठीक है, जानबूझकर धोखा देना। प्रवंचना से अभिप्राय है किसी व्यक्ति को उस बात पर विश्वास करवाना जो मिथ्या है। ठीक है, धोखा क्या हो गया? किसी व्यक्ति को उस बात को विश्वास करवाना जो मिथ्या है, किसी तथ्य के संबंध में भुलावा देना या कोई भूल करने की ओर मार्गदर्शित करना। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कपट पूर्वक किसी ऐसे तथ्य के विद्यमान होने का व्यपदेशन करना जो अस्तित्व में है ही नहीं, वही प्रवंचना है। ठीक है, यह भी कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को मिथ्या बात में, ठीक है, मिथ्या मतलब क्या होता है? झूठ। ठीक है, मिथ्या बात में विश्वास दिलाना, तथ्यों के बारे में भ्रमित करना भी प्रवंचना है। ठीक है, ऐसी प्रवंचना का अभिव्यक्त होना आवश्यक नहीं है, यह विवक्षित या आचरण द्वारा भी हो सकता है। रामनारायण पोपली बनाम सीबीआई। अब प्रवंचना पर झंडा सिंह तथा कोमल दास के दो अच्छे प्रकरण हैं जिनमें दलित वर्ग की बालिकाओं को उच्च वर्ग का बताकर उनसे विवाह करने के लिए व्यक्तियों को उत्प्रेरित करना प्रवंचना माना गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है केवल मिथ्या व्यपदेशन करना ही पर्याप्त नहीं है, यह भी आवश्यक है कि ऐसा कथन करने वाले व्यक्ति को इस बात का ज्ञान रहा हो कि वह मिथ्या है तथा ऐसा कथन करने का आशय धोखा देने, प्रवंचना करने का रहा हो। मतलब कहने का तात्पर्य क्या हो गया? इसमें बोला गया है कि भाई धोखा देना ही आवश्यक नहीं होता है। धोखा देने मतलब से ये है कि जो व्यक्ति धोखा दे रहा है ना, उसको ये बात पता होनी चाहिए कि जो मैं इसको बात बोल रहा हूँ या जो इसको मैं कार्य करने के लिए बोल रहा हूँ वो मिथ्या है, वो सही नहीं है, वो गलत है। ठीक है, ये बात भी आवश्यक होनी चाहिए मोती चक्रवर्ती के मामले में। अब देखिए दूसरा तो कपटपूर्वक या बेईमानी पूर्ण आशय का होना। ठीक है, देखिए छल द्वारा दूसरा आवश्यक तत्व होता है कपटपूर्व बेईमानी पूर्वक आशय का होना। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हीरालाल बनाम सीबीआई। देखिए हरिलाल बनाम सीबीआई के मामले में ये छल के लिए कपटपूर्वक या बेईमानी आशय का होना आवश्यक है। फिर कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण आशय का प्रारंभ से होना आवश्यक है। ठीक है, जो बेईमानी होती है, जो कपटपूर्ण प्रारंभ से ही होना चाहिए। ठीक है, इस संबंध में जयंती बनाम स्टेट का एक अच्छा मामला है। इसमें नवयुवती विवाह के वचन के आधार पर, ठीक है, इसमें एक नवयुवती विवाह के वचन के आधार पर संभोग की सम्मति देती है। ठीक है, भाई उसको पता है भाई ये व्यक्ति मेरे से शादी करेगा, तो वो विवाह से पूर्व ही उससे संभोग की सम्मति दे देती है। और ऐसा संभोग तब तक चलता रहता है जब तक कि वह युवती गर्भवती नहीं हो जाती। अभियुक्त को छल का दोषी मानने के लिए सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि वह आरंभ से ही उसका आशय विवाह करने का नहीं रहा था। ठीक है, तो जब यहाँ पे उस अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक होना चाहिए कि प्रारंभ से ही उस युवक की बेईमानी पूर्वक या कपट पूर्वक शादी नहीं करने की इच्छा या शादी नहीं करने का उसका इंटेंशन था। ठीक है, तब वह छल का दोषी माना जाएगा। इसी प्रकार एक और मामला हरी मांझी बनाम स्टेट कोलकाता का है। इसमें अभियुक्त द्वारा एक लड़की व उसके माता पिता को विवाह का आश्वासन दिया गया था।
ठीक है। और इसी आश्वासन के आधार पर उसने लड़की के साथ लैंगिक संबंध बनाए और ग्राम पंचायत के समक्ष इस तथ्य की गर्भधारण के तथ्य की स्वीकारोक्ति की गई। ठीक है, उसने स्वीकार भी कर लिया, गर्भधारण वगैरह हो गया। लेकिन कालांतर में उसने किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लिया। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति ने कालांतर में यानी उसके दौरान किसी अन्य स्त्री से शादी कर ली, तो अभियुक्त को छल के लिए दोषी नहीं माना गया। ठीक है, अब देखो अभियुक्त को छल का दोषी क्यों नहीं माना गया? देखिए, क्योंकि यह साबित नहीं हो सका कि अभियुक्त का प्रारंभ से ही लड़की के साथ विवाह नहीं करने का आशय था। बात आई समझ में? मतलब ये हो रहा है कि उस व्यक्ति के द्वारा किसी पर अन्य स्त्री से शादी कर ली गई, लेकिन जो पंचायत थी, जो ग्राम पंचायत थी, तो उसमें अभियुक्त को ये साबित नहीं हो सका कि अभियुक्त के द्वारा प्रारंभ से ही उस महिला के साथ लैंगिक संबंध बनाने को बेईमानीपूर्वक या कपटपूर्वक किया गया था। तो ये वो जो पार्टी थी वो ये साबित नहीं कर पाई, इसलिए उस लड़के को या उस अभियुक्त को छल का दोषी नहीं माना गया। आज से क्या हुआ? छल एक आवश्यक तत्व है। इस छल के मामले में सिद्ध किया जाना आवश्यक है कि समव्यवहार के समय ही अभियुक्त का बेईमानीपूर्ण एवं कपटपूर्ण आशय था। ठीक है, ये सिद्ध होना जरूरी होता है। केवल वचन भंग को छल नहीं माना जा सकता। आई बात समझ में? केवल वचन भंग को अपन छल नहीं मान सकते। ठीक है, इसी प्रकार इसका तीसरा जो तत्व होता है वो देखते हैं, प्रवंचित व्यक्ति को उत्प्रेरित किया जाना। अब प्रवंचित व्यक्ति मतलब होता है जिस व्यक्ति को धोखा दिया जा रहा है उसको उत्प्रेरित किया जाना। ठीक है, जो मिथ्या तत्व होते हैं, जो बेईमानी कपटपूर्ण तत्व होते हैं, उनके प्रति उसको उत्तेजित करना। छल का तीसरा महत्व तत्व है अभियुक्त द्वारा कपटपूर्वक बेईमानी से प्रवंचित किए गए व्यक्ति को इस बात को उत्प्रेरित करना कि वह संपत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे। ठीक है, संपत्ति दे दे कि कोई व्यक्ति की संपत्ति को रख सके। तीसरी बात क्या हो गई? वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोभ करे जिससे उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति सम्मान, सांपत्तिक हानिकारित हो। यह उसका तीसरा तत्व हो गया। ठीक है, इस संबंध में के कृष्णमूर्ति बनाम स्टेट एक अच्छा मामला है। इसमें मामले में अभियुक्त चेन्नई में चिकित्सा सेवा में अस्थायी सिविल सहायक सर्जन के रूप में कार्यरत था। ठीक है, एक चेन्नई था, चेन्नई जगह के अंदर एक चिकित्सा सेवा केंद्र था, वहाँ पर एक अस्थायी सिविल सहायक सर्जन के रूप में कार्यरत था। उसने स्थायी नियुक्ति हेतु चेन्नई लोक सेवा आयोग में आवेदन किया। ठीक है, उसने उसमें अपने नाम, पिता का नाम, जन्म, पद की पात्रता के आधार शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में मिथ्या वेबदेशन दिए। ठीक है, मिथ्या साक्ष्य दिए। साक्ष्य के पश्चात उसका चयन कर लिया गया। ठीक है, वह कई वर्षों तक सरकार की सेवा में रहा और वेतन लेता रहा। ठीक है, कालांतर में उसके कपट का पता चला। ठीक है, इसी दौरान उसकी सर्विस करते करते उसके कपट का पता चला। उसे छल का दोषी माना गया क्योंकि उसने सरकार के साथ प्रवंचना कर उससे वेतन प्रेरित करने के लिए शासन से उत्प्रेरित किया था। ठीक है, मतलब क्या हो गया? उसने सरकार के साथ छल करके, धोखा करके सरकार को उसको वेतन देने के लिए उत्प्रेरित किया था। ठीक है, इसलिए वह छल का दोषी माना गया। एम चक्रवर्ती बनाम स्टेट के मामले में वेबदेशन, मिथ्या वेबदेशन कर पासपोर्ट प्राप्त करने को उच्च न्यायालय द्वारा छल माना गया है। ठीक है, जो एन चक्रवर्ती बनाम स्टेट के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा बोला गया है कि छल के द्वारा अगर आप पासपोर्ट प्राप्त करते हो तो वह छल माना जाएगा। छल की परिभाषा में प्रवंचित व्यक्ति को उत्प्रेरित कर कराए जाने वाले कार्यों को दो श्रेणियों में रखा गया है। ऐसे व्यक्ति को इस बात के लिए उत्प्रेरित किया जाना कि वह व्यक्ति को किसी संपत्ति परिदत्त करे या इस बात की सम्मति दे कि कोई व्यक्ति संपत्ति को रखे। पहली बात तो ये होनी चाहिए। दूसरी, ऐसे व्यक्ति इस बात के लिए उत्प्रेरित किया जाना चाहिए कि वह कोई कार्य करे या कार्य करने का लोभ करे या लोभ नहीं करता हो, उसे प्रवंचित नहीं किया जाता हो। ठीक है, प्रथम वर्ग में उत्प्रेरणा कपट या बेईमानी से प्रेरित होती है, जबकि द्वितीय वर्ग में उत्प्रेरणा आशय से होती है। ठीक है, जोसेफ सेल्वराज बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि किसी चैनल के प्रसारण बाबत केबल ऑपरेटर को, ध्यान से देखिए, केबल ऑपरेटर को शुल्क का भुगतान नहीं किया जाना सिविल प्रकृति का मामला है। ठीक है, सिविल प्रकृति का मामला है, इसे छल नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें संपत्ति का परिधान करने हेतु बेईमानी के पूर्वक उत्प्रेरणा का अभाव है।
ठीक है। जो अगर कोई केबल ऑपरेटर है, अगर कोई व्यक्ति उसके पैसे नहीं देता है तो वहाँ पे वो छल का दोषी नहीं है, वो वहाँ पे सिविल कृत्य का दोषी माना जाएगा, सिविल प्रकृति का दोषी माना जाएगा। क्योंकि जो वो व्यक्ति होता है उसको पैसे नहीं देने में उसको बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरणा का भाव है। कंपनी द्वारा छल के मामले में आर्थिक अपराध का विशेष न्यायालय भारतीय न्याय संहिता एवं कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का प्रसंज्ञान ले सकता है, ठीक है, और ऐसा विचारण भी कर सकता है, ठीक है। ये मुकदमा है एस सत्यनारायण बनाम एनर्जी मास्टर पावर इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी 4th यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलते हैं अपन कल इसी समय पर 5th यूनिट पूरी कंप्लीट करके, ठीक है। फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपको नेक्स्ट किस सब्जेक्ट के ऊपर ये एक्सप्लेनेशन चाहिए, किस सब्जेक्ट पे क्वेश्चन आंसर चाहिए, फिर मैं उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आपके लिए तैयार कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तो बने के रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।